हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में हम ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स पढ़ने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स का मीनिंग होता है कि हम जिन भी मेटल्स को अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो मेटल्स हमें कहाँ से मिलती है या कहाँ से रिसीव होती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं जिन भी मेटल्स का हम यूज करते हैं वो मेटल्स हमें कहाँ से मिलती है, अर्थ की क्रस्ट से मिलती है। अर्थ की क्रस्ट से निकलने वाली चीज़ों को हम दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो आइए, पहला जो आता है हमारे पास वो आते हैं मिनरल्स। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट से जो चीजें निकलती है उनको हम एक तो मिनरल्स में एक तो मिनरल्स बोल देते हैं और दूसरा ओर्स बोल देते हैं। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट से जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हमको नेचुरली रिसीव होते हैं उनको हम मिनरल्स बोल देते हैं। अर्थ की क्रस्ट से जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमको नेचुरली रिसीव हो रहे हैं उनको हम मिनरल्स बोल रहे हैं। मिनरल्स कौन कौन से, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हो गए फेरस, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है, ये सारे के सारे मिनरल्स है, ये अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं। नहीं, उसके अलावा कुछ जो मिनरल्स हैं वो मिनरल्स हमको सी वाटर से भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमको कहाँ से मिलते हैं, सी वाटर से मिलते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हमको नेचुरली अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं उनको हम मिनरल्स बोल देते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास मिनरल्स के अलावा नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है ओर्स। ठीक है, ओर्स। अब ओर्स क्या होता है, द मिनरल्स विच कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल इज कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड ओर्स। मिनरल्स जो अर्थ की क्रस्ट से निकाले जाते हैं, उन मिनरल्स के अंदर किसी किसी जगह क्या होता है, कोई पर्टिकुलर मेटल जो है वो हाई परसेंटेज में होती है, ज्यादा परसेंटेज में होती है, उसको निकालना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है और इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होता है, उसको हम ओर्स बोल देते हैं। ओर्स के हमारे पास एग्जांपल्स हो गए जैसे बॉक्साइट, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का ओर है, हेमेटाइट ये आयरन का ओर है, मैग्नेटाइट ये भी आयरन का ओर है, जिंक ब्लेंड ये जिंक का ओर है, कैलेमाइन ये जिंक का ओर है, कॉपर ग्लेंस ये कॉपर का ओर है, और मेलेकाइट ये भी कॉपर का ओर है, और सिनाबार ये मर्क्यूरी का ओर है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए कुछ ओर्स के एग्जांपल्स। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अर्थ की क्रस्ट से जो चीज़ें हम माइनिंग करके निकालते हैं या अर्थ की क्रस्ट से जो भी चीज़ें हम रिसीव करते हैं उनको दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक मिनरल्स और एक हो गया ओर्स। मिनरल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड जो नेचुरली रिसीव होते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। और अर्थ की क्रस्ट से जो मिनरल हमको मिलते हैं उनमें अगर कोई एक पर्टिकुलर मेटल जो है ज़्यादा परसेंटेज में अवेलेबल है और उसको निकालना हमारे लिए बेनिफिशियल है या प्रॉफिटेबल है तो उसको हम ओर्स बोल देंगे। जैसे ये बॉक्साइट एक एग्जांपल है, इसमें जैसे एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में या हाई परसेंटेज में अवेलेबल है तो इसको निकालना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है या प्रॉफिटेबल होता है, तो इसको हम ओर्स बोल दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक आता है वो आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या होता है या मेटलर्जी क्या होती है। ठीक है, मेटलर्जी द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर प्योरिफिकेशन इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटल को उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करना और उसको प्यूरिफाई करने की जो प्रोसेस है उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। यानी कि मेटल्स को क्या करना, उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना और उसको प्यूरिफाई करना। जैसे Cu2S ये है कॉपर ग्लेंस, कॉपर का ओर है, इसमें से जैसे कॉपर को निकालना और कॉपर को निकाल करके क्या करना, कॉपर को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, उसके बाद में इसका कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, यही प्रोसेस कहलाती है अपने पास मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी में कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है, दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। एक तो कौन सी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दियर ओर्स एंड दियर प्योरिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है, इन मेटल्स को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने जैसे एक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा है, एक्टिविटी सीरीज के अंदर जो भी मेटल्स है उनको हम बेसिकली तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट जो है, सबसे टॉप में जो भी मेटल्स है वो है हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल्स या हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स, जो कि है हमारे पास कौन कौन सी, जो कि हमारे पास है जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड हाई रिएक्टिविटी वाली जो मेटल्स है इनको हम जिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे, इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से इनके ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीडियम रिएक्टिविटी वाली जो भी मेटल्स हैं उनको हम अलग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए, जैसे मीडियम रिएक्टिविटी वाली जो भी मेटल्स है वो कौन कौन सी, वो हमारे पास होगी, जैसे हो गया हमारे पास जिंक है, फेरस, लेड और
कॉपर, ये मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं और इनको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जो ओर है, इनके ओर का कार्बन के साथ में क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, इनके ओर्स का कार्बन के साथ में रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा एक्टिविटी सीरीज के जो बॉटम में जो भी मेटल्स हैं वो मेटल्स सबसे लीस्ट रिएक्टिव है और ये नेचर के अंदर अपनी नेटिव स्टेट में ही पाई जाती है, ठीक है। जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सिल्वर और कॉपर नेचर के अंदर अपनी नेटिव स्टेट यानी कि अपनी फंडामेंटल स्टेट में ही पाई जाती है। उसके अलावा कुछ कुछ जो है ये मेटल्स, इसके अलावा कुछ कुछ जो है ये मेटल्स अपने सल्फाइड और की फॉर्म में भी पाई जाती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आगे, अब मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व है उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मेटल के एक्सट्रैक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। जैसे अर्थ की क्रस्ट से हमको क्या मिला, अर्थ की क्रस्ट से हमको मिला ओर्स, ठीक है। इन ओर से हम किस तरह से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे एक्टिविटी सीरीज का नॉलेज, और एक्टिविटी सीरीज के बेस पर हम मेटल्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। सबसे फास्ट आती है हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स, उसके बाद में आती है मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स, और सबसे लास्ट में आती है लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स, ठीक है। अब जो हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स है हम क्या करेंगे, उसको उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके ओर का मोल्टन स्टेट में हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, पूरी प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ही हो जाएगा हमको प्योर मेटल रिसीव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं या एक्टिविटी सीरीज के जो मीडियम में मेटल्स हैं वो मेटल्स अर्थ की क्रस्ट में 2 डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है। जैसे कार्बोनेट ओर की फॉर्म में पाई जाती है और एक पाई जाती है सल्फाइड ओर की फॉर्म में, ठीक है। अगर मेटल कार्बोनेट ओर की फॉर्म में पाई जाती है तो उसको हम कैल्सिनेशन की प्रोसेस से मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। पहले कैल्सिनेशन की प्रोसेस से क्या करेंगे, उसको मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अगर मेटल जो है अपने सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाई जाती है तो उसका हम क्या करेंगे, उसका हम रोस्टिंग करेंगे। और जब कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होगा तो ये दोनों ही प्रोसेस होने के बाद में ये मेटल्स मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर मेटल के उस ऑक्साइड का हम क्या कर देंगे, किसी एक अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में उसको रिड्यूस कर देंगे, और रिड्यूस करने के बाद में हमको प्योर मेटल मिल जाएगी, ठीक है। जो मेटल मिलेगी उसका फिर हमें आगे प्योरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, उसको अभी हम आगे देखेंगे सारी की सारी स्टेप्स को। चलिए उसके बाद में आता है लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स। लो रिएक्टिविटी वाली जो मेटल्स है ये अर्थ की क्रस्ट में अपने सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाई जाती है, और इनको इनके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम रोस्टिंग की प्रोसेस का यूज करते हैं, या रोस्टिंग से इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जब सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, मेटल मिल जाएगी, और बाद में क्या होगा, उस मेटल की हम रिफाइनिंग कर देंगे, और रिफाइनिंग करके हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह से ये जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में ये कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इन स्टेप्स का यूज करके हम हाई, मीडियम और लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स को अलग अलग टेक्निक से क्या कर देंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब आता है नेक्स्ट अपने पास एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। मान लीजिए अर्थ की क्रस्ट में या अर्थ में या नेचर में हमें कहीं पे भी नेचर में क्या मिला, और मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस ओर को अर्थ की क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। जब हमने इस ओर को अर्थ की क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट कर लिया तो क्या इसके साथ में कोई इंप्योरिटीज नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसके साथ में सॉइल और सैंड जैसी इंप्योरिटीज होगी, ठीक है। और सॉइल और सैंड जैसी इन इंप्योरिटीज को हम बोलते हैं गेंग। क्या बोलते हैं, गेंग, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ओर्स को या ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक टास्क रहेगा कि हमको उस ओर में से इस गेंग को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। गेंग और मेटल की फिजिकल और केमिकल नेचर के बेस पे हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज करेंगे। अब आता है नेक्स्ट अपने पास आगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब उन मेटल्स को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे जो एक्टिविटी सीरीज के सबसे लास्ट में है, या एक्टिविटी सीरीज के कहाँ पे है, बॉटम में है, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज के नीचे या बॉटम की तरफ जो भी मेटल्स है वो क्या है, अनरिएक्टिव है, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। और हमने अभी देखा था कि एक्टिविटी सीरीज के लो में जो भी मेटल्स है या नीचे की साइड में जो भी मेटल्स है वो अपने सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। और उसको हम रोस्टिंग की प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में एक मेटल है जैसे कि मर्क्यूरी, ठीक है, जैसे कि कॉपर। और मर्क्यूरी का जो ओर होता है वो होता है कौन सा, HGS या सिनेबार,
ठीक है। और कॉपर का जो और होता है वो होता है Cu2S कॉपर सल्फाइड, या इसी को बोलते हैं हम कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस, ठीक है। अब सिनेबार में से हमको क्या करना है, मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट करना है। सिनेबार में से मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सिनेबार को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। सिनेबार को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, और जब सिनेबार को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और ज़्यादा हीट करेंगे तो इसमें से हमको मर्क्यूरी रिसीव हो जाएगी, मर्क्यूरी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह कॉपर जो है, कॉपर भी नेचर में अपने सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाता है। अब कॉपर सल्फाइड या कॉपर ग्लैंस में से कॉपर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर ग्लैंस को हीट करते हैं। और कॉपर ग्लैंस को जब हम हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है। जब इस कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ग्लैंस को और ज्यादा हम हीट करेंगे, दोनों को ज्यादा हीट करेंगे, तो ज्यादा हीट करने से हमको कॉपर मिल जाएगा। ये रहा कॉपर, देखो ये इस तरह से हमको कॉपर रिसीव हो जाएगा या कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो भी मेटल्स हैं उनको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखो एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो मेटल है वो एक तो अपने कार्बोनेट की फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, और एक अपने सल्फाइड की फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। अगर मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में पाई जा रही है, मेटल का और जो है कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जा रहा है, तो उसका हम करेंगे कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन की प्रोसेस से उसको हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, मेटल ऑक्साइड। और जब वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम कार्बन का यूज़ करके क्या कर देंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे, कार्बन का यूज़ करके उसको रिड्यूस कर देंगे। इसी तरह अगर मेटल का और है वो सल्फाइड की फॉर्म में पाया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, उसकी रोस्टिंग करेंगे। और रोस्टिंग करने से क्या हो जाएगा, वो मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और जब मेटल का और मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, उसको इजीली कार्बन का यूज़ करके रिड्यूस कर देंगे। ये दोनों ही टेक्निक्स यूज़ करेंगे हम एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो मेटल है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब आता है अपने पास सबसे पहला रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, देखो रोस्टिंग क्या होता है, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। इसमें हम क्या करेंगे, मेटल का जो सल्फाइड ओर है, जैसे मान लो ये जिंक सल्फाइड है, ये मेटल जिंक मेटल का और है, अब जिंक मेटल का और जिंक सल्फाइड है। अब इस जिंक ब्लेंड क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जिंक ब्लेंड, ठीक है। ये जिंक ब्लेंड है, इस जिंक ब्लेंड को हम क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। जब हम इसको ज़्यादा हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यही प्रोसेस रोस्टिंग कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और नोटबुक में भी नोट करके रखना है, लर्न करना है। बोर्ड में पूछा गया है पहले भी और वापस पूछा जा सकता है। उसके अलावा अब आता है नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारे पास आती है वो आती है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर, ठीक है। कैल्सिनेशन की प्रोसेस में हम क्या करेंगे, कार्बोनेट ओर को लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा हीट करेंगे और ज़्यादा हीट करने से वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ज़्यादा हीट करने से वो मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। जैसे ये हो गया जिंक कार्बोनेट, जिंक का और है जिंक कार्बोनेट, ठीक है। और इस जिंक कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, केलेमाइन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, केलेमाइन, ठीक है। इस केलेमाइन को हम क्या करेंगे, जब लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कैल्सिनेशन। अब यहाँ पे आपको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही प्रोसेस, ठीक है। अब जब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और मेटल के जो ओर्स हैं वो ओर्स मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, कार्बन का यूज करके या सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके हम क्या कर देंगे, उस मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे। जैसे हमने ऊपर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की प्रोसेस से जिंक ब्लेंड और केलेमाइन दोनों को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। अभी जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन का यूज करके जिंक और कार्बन मोनो में रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, या जिंक में रिड्यूस कर देंगे। तो इस तरह से हमको जिंक मेटल रिसीव हो जाएगी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आगे, हम
कभी कभी क्या होता है कि हम कार्बन का यूज करके मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने की बजाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम का यूज करके हम क्या करेंगे, मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे। कभी कभी हम ये प्रोसेस भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर से रिड्यूस करवाने पर हमको मैग्नीज मेटल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट मिल जाती है। ठीक है, अब क्या है, मेटल के ऑक्साइड को जब हम हाई रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि ये रिएक्शन जो है एक बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन के अंदर ज़्यादा मात्रा में हीट या एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और जब हीट या एनर्जी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगी तो ये जो मेटल हमको रिसीव हुआ है, ये मेटल हमको कौन सी स्टेट में रिसीव होगा, ये हमको मोल्टन स्टेट में रिसीव होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जब हम फेरस के ऑक्साइड को, जब हम आयरन के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से डिस्प्लेस करते हैं तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये आयरन मेटल जो है, ये आयरन मेटल हमको मोल्टन स्टेट में रिसीव होता है, जिसका यूज रेलवे ट्रैक्स और मशीन के क्रैक जो पार्ट्स होते हैं उनको ज्वाइंट करने में किया जाता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, जब आयरन के ऑक्साइड में से आयरन को हम एल्यूमिनियम का यूज करके डिस्प्लेस करते हैं तो ये रिएक्शन एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से आयरन जो है मोल्टन स्टेट में रिसीव होता है और इस आयरन का यूज फिर रेलवे ट्रैक्स और मशीन के क्रैक पार्ट्स को जोड़ने में या ज्वाइंट करने में किया जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है अपने पास, अब नेक्स्ट आता है अपने पास एक्टिविटी सीरीज के जो सबसे टॉप में मेटल्स हैं, उन मेटल्स को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज में जो टॉप में मेटल्स हैं वो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं तो नेचर में कभी भी फ्री स्टेट में अवेलेबल होगी ही नहीं। जब फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होगी तो इनको हम इनके ओर में से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कैसे अब देखते हैं पूरा डिटेल में। चलिए, द metals high up in the activity series like sodium, potassium, calcium, aluminum, magnesium are high reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है। अब हम इनके कंपाउंड्स को कार्बन के साथ में हीट करके इनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन मेटल्स की जो एफिनिटी है वो कार्बन के मुकाबले ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा होती है और कार्बन के प्रति कम होती है। ठीक है, या कार्बन के लिए कम होती है। ठीक है, दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस। इन मेटल को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, इन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से निकालेंगे या निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल्स, उदाहरण के लिए या एग्जांपल के तौर पर हम सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से निकालेंगे। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इनके जो क्लोराइड्स हैं, इनके ओर्स को, ये हमेशा किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं क्लोराइड्स की फॉर्म में। ये क्लोराइड्स की फॉर्म में पाए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनके मोल्टन क्लोराइड्स का क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। ठीक है, जब इनके मोल्टन ओर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, अब देखिए इन हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स का हम इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कोई क्या लिया है, हमने कोई कंटेनर ले लिया। ठीक है, अब कंटेनर ले लिया है तो कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, किसी मेटल के मोल्टन क्लोराइड्स को ले लेंगे। मोल्टन क्लोराइड्स का मतलब क्या है, लिक्विड स्टेट में मेटल का क्लोराइड ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसमें ले लिया है NaCl या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, एक तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड और एक होगी पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमने लगा दिया है कैथोड। ठीक है, कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, जो कहाँ पे जुड़ा होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में जुड़ा होगा, वो हो गया कैथोड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जुड़ा होगा वो होगा एनोड। ठीक है, ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। अब क्या होगा, जब हम इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर ये सोडियम क्लोराइड जो है किसमें टूटेगा, Na+ और Cl नेगेटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव में। ठीक है, अब ये नेगेटिव जो आयंस हैं या नेगेटिव चार्ज्ड आयंस हैं
ठीक है, क्लोराइड आयंस। ये क्लोराइड आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स एनोड की तरफ दौड़ेंगे और इस तरफ दौड़ करके यहाँ पे जमा हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा सोडियम जो है, सोडियम क्या करेगा, सोडियम जो भी आयंस है वो सोडियम आयंस कैथोड की तरफ दौड़ेंगे, कैथोड की तरफ दौड़ेंगे और वो कैथोड पे आकर के इस तरह से यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। और सोडियम आयंस क्या करेंगे, सोडियम आयंस जो है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे डोनेट करेगा और खुद सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वो दो क्लोराइड आयंस एनोड के ऊपर उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे और गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गेन करके वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एनोड जो है, इलेक्ट्रोड है, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस बनेगी और यहाँ पे हमको सोडियम मेटल मिल जाएगी। अब देखिए कैथोड और एनोड पे दो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। कैथोड के ऊपर एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और छोड़ करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है इसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जहाँ एनोड पे दो क्लोराइड आयंस सोडियम के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम बोल देंगे रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कैथोड के ऊपर सोडियम आयंस अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनोड के ऊपर क्लोराइड आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये एक नई डेफिनेशन। चलिए अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब क्या आता है, अभी हमने ऊपर जितने भी स्टेप्स किए हैं उन स्टेप्स में, उन सारे स्टेप्स में हमको जो भी मेटल्स रिसीव हुई है, जो भी मेटल्स रिसीव हुई है वो मेटल्स अभी भी क्या है, प्योर नहीं है। उस मेटल्स के साथ में अभी भी बहुत सारी क्या है, इम्प्योरिटीज है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले अर्थ की क्रस्ट से ओर निकाला, ठीक है। और निकालने के बाद में क्या किया, और निकालने के बाद में हमने उस ओर में से रिमूवल ऑफ गैंग किया, ठीक है, गैंग को रिमूव किया। गैंग को रिमूव करने के बाद में फिर क्या किया हमने, उन मेटल्स का, या गैंग को रिमूव करने के बाद में क्या किया, ओर्स में से हम, गैंग को रिमूव करने के बाद में हमने ओर्स में से मेटल का एक्सट्रैक्शन किया, यानी कि मेटल को निकाला। अब ओर्स में से हमने जो भी मेटल्स एक्सट्रैक्ट करके निकाली है वो अभी भी प्योर नहीं है, उसके साथ में अभी भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली हुई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेटल में से प्योर मेटल को रिसीव करने के लिए इन सारी इम्प्योरिटीज को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और इन सारी इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वाइड लेवल पे, वो मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। वो मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस से उस मेटल को प्योरीफाई करेंगे और उसमें जो भी इम्प्योरिटीज हैं उन सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देंगे, ठीक है। द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। ऊपर जिन भी हमने प्रोसेस का डिस्कस किया था उन प्रोसेस में हमें जो मेटल रिसीव हुई है वो अभी भी प्योर नहीं है। दे कंटेन इम्प्योरिटीज, उसमें अभी भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल, जिसको क्या करना पड़ेगा, प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए उसको पहले हमको रिमूव करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर जिस मेथड का यूज किया जाता है इन मेटल्स की रिफाइनिंग करने के लिए वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस देखेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम मेटल को हम प्योर करेंगे या उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे। अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल्स की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब क्या है, बहुत सारी मेटल्स जैसे कि कॉपर, जिंक, लेड, निकल, सिल्वर, ऑरम या गोल्ड, इन सभी को इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन किया जाता है। इनके ओर में से एक्सट्रैक्ट करने के बाद में भी इनमें कुछ इम्प्योरिटीज
रह जाती है उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस यूज करते हैं। इन दिस प्रोसेस द impure metal is made the anode and a thin strip of pure metal is made the cathode। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर हम impure metal का क्या बनाएंगे, इस प्रोसेस के अंदर हम बनाएंगे impure metal का एनोड बना देंगे। ठीक है, ये रहा एनोड और ये कौन सी मेटल का है, impure metal का एनोड बना दिया है। ठीक है, उसके अलावा a solution of the metal salt is used as an electrolyte। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मेटल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का यूज करेंगे एक इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में। ठीक है, जैसे मान लो इस डायग्राम में जिस भी मेटल को हम प्योरीफाई कर रहे हैं और जिस मेटल का हमने सॉल्यूशन लिया है वो मेटल का सॉल्यूशन हमारे पास है यहाँ पे कॉपर सल्फेट। ठीक है, इस डायग्राम में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट में से हमको कॉपर निकालना है, हम उसमें से कॉपर को प्योरीफाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, द एपरेटस इज सेटअप एज शोन इन फिगर। चित्र में दिखाया गया एपरेटस हम सेट कर लेंगे। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होगा, एनोड से जो भी प्योर मेटल है, एनोड से जो प्योर मेटल है वो प्योर मेटल किस में डिसॉल्व हो जाएगी, उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगी। एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। और क्या होगा, जितनी मात्रा में मेटल एनोड से इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुई है उतनी ही मात्रा में क्या होगा, उसी के इक्वल मात्रा में प्योर मेटल जो है इलेक्ट्रोलाइट में से कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होगा, इस इम्प्योर एनोड से प्योर मेटल जो है वो मेटल के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। और जितना इस एनोड से जितना मेटल इसमें डिसॉल्व हुआ है उसके ही बराबर मात्रा में इस सॉल्यूशन में से प्योर मेटल जो है वो वापस किस पे डिसॉल्व हो जाएगा, कैथोड के ऊपर। जब हम इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होगा, प्योर मेटल जो है एनोड से इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और उसके इक्वल अमाउंट में ही प्योर मेटल जो है इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से वापस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद में द सोल्यूबल इंप्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन वेयर एज द इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। उसके बाद में क्या होगा कि इसके अंदर इस सॉल्यूशन में जो भी सोल्यूबल इंप्योरिटीज है वो सोल्यूबल इंप्योरिटीज तो किसमें चली जाएगी, सॉल्यूशन के अंदर चली जाएगी। जो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज है वो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, जिनको हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एनोड मड ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न करना है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको समझ में आई है तो इस क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।